ये ऐड उस घाव जैसा है जो अचानक से आ जाता है, खास करके उनको जो मेरी तरह नेत्रहीन है। नमस्ते, मैं बिपिन और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सेवलॉन एंटीसेप्टिक अब ब्रेल बॉटल्स में आता है। सुनने के लिए धन्यवाद। अब म्यूजिक सुनिए। अगर आपसे हमारे कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस हो गए हैं तो फिक्र की कोई बात नहीं। आपको जाना है अपने YouTube ऐप पर और सर्च बार में रेडियो उड़ान टाइप करके हमें सब्सक्राइब करना है हमारे और अधिक इंफोटेनमेंट से भरे वीडियोस के लिए, और सुनते रहना है ऐसे ही रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। Hi, this is Sunil Kamath and you're listening to Radio Udan. For more info, log on to www.radioudan.com. Download our app from Google Play Store and do not forget to follow us on social media platforms and subscribe to us on our YouTube channel, Radio Udan. Nothing quite prepares you for the scale or the grandeur of the monuments unless and until you see them with your own eyes. The ramparts of the Mandu Fort enclose an area of roughly about 45 square kilometers. और अगर हम आउटर पेरिफेरी की बात करें तो एरिया यहाँ पे और भी जाता है, तकरीबन 75 स्क्वायर किलोमीटर होता है। जहाँ पे भी आपकी नजर जाती है, there is a nice velvety emerald carpet of green grass of cover or foliage, and this is what reminds us what beauty of pristine nature constantly tells us. अगर मैं आदमी और प्रकृति एक साथ रहे हार्मनी में तो क्या अचीव नहीं करा जा सकता है। A city of joy can easily be established, और यही नाम से इस जगह को बुलाया जाता था, मांडू, शादियाबाद और सिटी ऑफ जॉय, आनंद नगरी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट भामरी, लेकर के आया एक नया एपिसोड आपके फेवरेट शो भारतीय किलो का। ये शो जो आप हर हफ्ते सुनते हैं आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, जो कि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और करते हैं हम चर्चा इस शो में किसी नए किले की, किसी नए फोर्ट की। और आज के शो में हम चर्चा करेंगे मांडू के किले की। Nothing quite prepares you for the scale nor the grandeur of the monuments till you see them with your own eyes. The ramparts of the Mandu Fort enclose an area of roughly about 45 square kilometers. And if we talk of the outer periphery, the area is even larger. It is estimated to be 75 square kilometers. And wherever you can see, there is a nice velvety emerald carpet of green grass, of cover, of foliage. And this is what reminds us what beauty of pristine nature constantly tells us. If man and nature live in harmony, what cannot be achieved? A city of joy can easily be established. And this is what this place was called, Mandu, Shadiabad, or City of Joy, Anandanagari. मांडू जो है इंदौर से 110 किलोमीटर दूरी पे है, मध्य प्रदेश में। One of the largest forts in India, it has been a witness to the vicissitudes, moments of history, and treasured myriad memories. The buildings here include mosques, temples, and beautiful towers. Wide open spaces, ऐसे पता ही नहीं लगता है कि ये कोई मिलिट्री स्ट्रक्चर है। आज मैं गाथा मांडोगढ़ इतिहास की, आज मैं गाथा मांडोगढ़ इतिहास की। रूपमती और बाज बहादुर दो बहनी की गाथा, रूपमती और बाज बहादुर। Memory of Raj Bahadur and Roopmati is inseparable from this fort. लेकिन मांडू का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है। जो खंडर हैं हिंदू पैलेसेस और पवेलियंस के, वो डेट बैक करते हैं टू द 11th सेंचुरी, टू द राजा भोज ऑफ धर। जब दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन हुआ तो
गवर्नर ऑफ मालवा जो थे दिलावर खान, उन्होंने जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था और उनके बेटे और सक्सेसर होशंग शाह जो है इस मांडू के लिए बहुत ही इलस्ट्रियस रूलर थे इस जगह के। मांडू एक जमाने में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहर रहा था और उस वक्त यहाँ पे 334 बड़े महल थे, 40 तालाब थे, 300 के लगभग मस्जिदें थी और 700 मंदिर थे। तो ये नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ आने जाने वाले वो व्यापारी, वो पिलग्रिम्स, वो तीर्थयात्री का मेन शहर पड़ता था। और जितना भी यूरोप को व्यापार होता था उत्तर भारत से, वो मांडू के माध्यम से ही होता था। लोग मांडू आते थे उत्तर भारत से, मांडू जाते थे महेश्वर, और महेश्वर में नर्मदा नदी है, जो एक ही नदी ऐसी है आर्यावर्त में जो ईस्ट टू वेस्ट जाती है और अरबियन सी में मिलती है। होशम शाह ने डिसाइड किया कि वो अपनी राजधानी जो है इस रिमोट प्लेस पर शिफ्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सेफ था एनवायरनमेंट। द रोड अप टू द हाई प्लेटो पासेस थ्रू डेंस फॉरेस्ट। स्ट्रॉन्ग गेट्स जो कि पैसेज में बनाए गए थे, दे वर एडेड फॉर मोर आर्मर, डिफेंसिव आर्मर। अकबर ने जो है तोड़ दी थी ये थिक रैम्पार्ट्स, जबकि उनकी फोर्सेस ने इस किले पे कब्जा किया था और ये इसलिए किया गया था कि he did not want to face any resistance in the future. It is the key of the artery to the south, coming the imperial cities of Delhi, Agra. If you have to go to the Deccan and turn to Gujarat on one side, Bijapur to the other and Golconda to the third, then Mandu does lie certainly for the western axis as a crucial point somewhere in between. कितने ही अलग अलग बिल्डिंग स्टाइल्स जो हैं आपको मांडू में देखने को मिल जाएंगे। इन द मिडिवल एजेस जो मालवा के सुल्तान थे वो ना ही केवल रिच थे बल्कि मैन ऑफ टेस्ट भी थे। वो लोग डाइवर्स इन्फ्लुएंसेस रीच मांडू, इंस्पायरिंग आर्किटेक्चरल इनोवेशंस। जो बिल्डिंग्स बनी है वो बहुत ही ग्रैंड स्केल पे बनाई गई हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर इन टर्को अफगान स्टाइल, जिसमें कि स्टोन और वाटर बॉडीज बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया गया है इन चीजों का। It has been a place where the style of architecture from the earlier Hindu beginnings right to the best of Mughal traditions has been developed and can be seen simultaneously in various monuments at various locations within the same fort. So it seemed that the builders used it really as a very joyfully as experimental canvas to be able to develop what they had to. So if you see the domes of Jami Masjid, they are just drums which are somehow beginning to speak about a certain style of architecture going from the trebated to the arcuated. Whereas in the later monuments you would see the full development of a onion dome, as in the Hushang Shah tomb, which is supposed to be the precursor of Taj Mahal as a conceptual basis. मांडू में कितनी ही सुंदर इमारतें हैं, लेकिन उनमें से जो एक इमारत वो स्टैंड आउट करती है वो है द मौसोलियम ऑफ होशंग शाह। ये पूरी इमारत जो है सफेद मार्बल से बनी हुई है एंड इट स्टैंड्स आउट अमंग अदर बिल्डिंग्स। दो इट रिफ्लेक्ट्स पर्शियन डिजाइन विद अ ब्यूटीफुल स्क्वायर गार्डन फ्रेमिंग इट, द ओवरऑल इंप्रेशन इज ऑफ अ टर्को अफगान मैस्कुलिन स्ट्रेंथ and there is no trace of Persian finesse. जामा मस्जिद जिसका की आर्किटेक्चर was inspired from the great mosque of Damascus, उससे लिया गया है इंस्पिरेशन। ये बनाई गई थी होशंग शाह ने। It is very impressive due to its large dimensions. 58 domes adorned the roof of this mosque. ये इसके लिए भी यूज की गई थी to amplify the sound when the Maulvis preached the people.
The very fact that it was designated officially as one of the 4 imperial capitals of the Mughal Empire certainly indicates that it was a part of the vision, the sense of, as it were, the dream, certainly in the time of Jahangir. होशंग शाह ने अशरफी महल जो है उसकी भी स्टार्ट कराया था बनवाना, और इसका पूरा किया था उनके दामाद ने, महमूद खिलजी ने। जो पुरानी इमारत थी वो अब खंडर में बदल चुकी है, और जो आर्चेस, पिलर्स और दीवारें रह गई हैं वो हमें पुराने जमाने की याद दिलाते हैं ऑफ इट्स लॉस्ट ब्यूटी। जहांगीर और नूरजहां भी मांडू को बहुत प्यार करते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब जहांगीर और नूरजहां रह रहे थे यहाँ पे, तो जहांगीर ने जो है he covered the steps up to this अशरफी महल with अशरफीज गोल्ड कॉइन्स, जिससे कि नूरजहां को पत्थर पे पैर ना रखना पड़े, और इसीलिए कारण से ही उसका नाम ये सिद्धार्थ हुआ। When Jahangir went to Mandu along with Noor Jahan, he liked it very much. And by that time, Shah Jahan also, after conquering Deccan, he had also reached there. And then Noor Jahan had arranged a dinner also in honor of Shah Jahan. So at that time, the entire area they had lighted, and that was the Diwali season also. So the Diwali ceremony was celebrated there along with Shah Jahan, Noor Jahan and Jahangir. And the whole ceremony in Tuzuke Jahangiri, they have called it as Jashne Chirag. जो जहाज महल है वो एक यूनिक बिल्डिंग है इस किले के अंदर, and it is placed between 2 water bodies, and it creates an impression that one is sailing on a large ship. ये जो बिल्डिंग है ये बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है of the evolving architectural styles in the Malwa region. जो जहाज महल है वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की तरह नहीं डिजाइन किया गया था, बल्कि रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए इसका डिजाइन किया गया था। मालवा के जो सुल्तान थे वो यूज करते थे इस जगह का फॉर सेंसुअल प्लेजर्स। If we look at Jahaz Mahal or any other building in the Royal Palace complex, its interface with water, the way it has been sited, the way the Jahaz Mahal has been sited between 2 lakes to resemble a ship, that whole setting has so much of impact on the monument itself that these two become inseparable from each other. The Jahaz Mahal was certainly not designed as a residential apartment. It appears to have been designed for recreational purposes. The Sultans of Malwa used it to indulge in sensual pleasures. Some of the most cherished memories of Mandu are those related to communal harmony. Whoever may be the ruler of Mandu fort, may he be a Hindu or a Muslim, people of all communities, all religions stayed here harmoniously. This was the place which was famous for its Sufi saints. This is where Brahman Pandits showed off their prowess, and this is where lived Vaishya traders who contributed to the prosperity of this estate. होशंग शाह ने ही हिंडोला महल को भी बनवाने का काम शुरू किया था 1425 में, और काम इस पे खत्म हुआ था मच लेटर। द इफेक्ट शॉट वाज ऑफ अ स्विंग। बहुत ही स्किलफुली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग का जो ऊपरी माला है
वो अब खंडर में बदल चुका है, लेकिन फिर भी जितना है वो हमें बताता है कि बहुत ही किस प्रकार से रॉट डोर्स एंड विंडोज लगाए गए हैं इस महल में। Like Tughlaq architecture, it was a slopy architecture. Because of this slopiness, they used to feel that the building used to swing from one place to another place. That is why the name has been given, but it was used as a Aam Sabha and a Khas Sabha, or a Diwan-e Aam and Diwan-e Khas. The complex of palaces within the fort lay in ruins now. ऐसा भी दौर था जब दीवारें, जल महल की जो दीवारें थी, they were covered with beautiful creations. Water bodies and step wells were part of this. ये बताता है कि कितनी rich life थी यहाँ के लोगों के, रहने वालों की in Mandu. गयासुद्दीन खिलजी का जो टाइम था वो जैन धर्म का गोल्डन पीरियड कहलाता है। जो यहाँ का रूलिंग पावर था वो तो सुल्तानों के पास में था, लेकिन जो पूरी इकोनॉमी जो थी, जो मनी पावर जो था, वो यहाँ के जैन और हिंदुओं के पास में था। तो यहाँ बहुत सारे उस ज़माने में मांडू की जो मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स आप देखेंगे तो दूर से देखने में आपको लगेगा जैसे अफगान आर्किटेक्चर, मुस्लिम आर्किटेक्चर बना हुआ है, लेकिन आप जब अंदर जाएंगे तो वहाँ आपको भगवान की, जैन की या हिंदुओं की मंदिर या मूर्तियाँ देखने को आपको मिलेगी। Statues and their fragments strewn all over tell us how rich and pluralistic the legacy of this place is. यहाँ के खंडर और इमारतों को देखने के बाद ये चीज पता लग सकती है, एक आइडिया लग जाता है कि किसी जमाने में मांडू कितना ही सुंदर जगह होगी। If you take a compass and keep it next to any of the monuments, you would see that wherever, no matter wherever they may be, they are all sited north and south. But from one monument to other, there is a complete visual link. So valleys, intervening valleys and low points have been used for this visual corridor. And all the monuments are situated on high points. So when you look at one from the other, you see clear views with the natural environment forming a nice sprawling foreground for the same. कंस्ट्रक्शन ऑफ द बाज बहादुर महल शुरुआत किया था नसीरुद्दीन खिलजी ने in the beginning of the 16th century. The courtyard of this building had square water tanks that once had fountains playing in them. बाज बहादुर जो थे ऐसे इंसान थे जो कि प्लेजर्स को सीरियसली परस्यू करते थे, and he was a lover of arts. He persuaded his beloved रूपमती to come to Mandu. रूपमती पवेलियन की जो टावर्स हैं वो देखी जा सकती थी फ्रॉम द रूफ ऑफ बाज बहादुर महल। रूपमती मंडप प्रतिहारों के समय से ही एक वाच टावर था, सुरक्षा चौकी, वहां पर सैनिक तैनात रहते थे जिससे कि दक्षिण से आने वाले दुश्मन की सेना की निगाह रखी जा सके। यही वो जगह है जहां से भौगोलिक विभाजन होता है। मालवा का पठार समाप्त होता है और निवाड़ वहां से चालू होता है, और वहां से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर की गतिविधियों पे आसानी से देखा जा सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण जगह थी, इसलिए उस समय के शासकों ने इसको एक वाच टावर के रूप में स्थापित किया था। Folklore has a very different and romantic explanation to this. ऐसा कहा जाता है कि बाज बहादुर ने एक जगह बनवाई थी क्योंकि रूपमती जो थी वो अपने पवेलियन से नर्मदा रिवर को देख सके। Known locally as the Rewa, her beloved river. रेन हार्वेस्टिंग का भी यहाँ पे इंतजाम था क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर्स बनाए गए थे यहाँ पे। A subterranean tunnel leads towards the towers. Legend has it that Rupmati began her day after taking a bath in the waters of the Rewa. रूपमती और बाज बहादुर दोनों ये संगीत प्रेमी थे। बाज बहादुर का प्रिय राग था भूप और रूपमती
कल्याण गाती थी। तब दोनों ने मिलकर एक नया राग बनाया था, भूप कल्याण। जो प्यार था बिटवीन बाज बहादुर एंड रूपमती, उसने कितने ही पेंटर्स को और फोक आर्टिस्ट को इंस्पायर किया है। The lovers have been immortalized in different schools of miniature paintings. Rajput, Kota, Bundi, Kishangarh, Kangra and Dakkini. Roopmati was a Hindu and Baj Bahadur was a Muslim. But there was no such thing in the folklore that you are a Hindu and you are a Muslim, and therefore, in fact, folklores have been more secular than many other forms of creative expression. Even now, you'll have people going up and saying, from here, Roopmati used to do darshan of Narmada every day, and only after that she will eat. And this is the part of the folklore. You have masks and things, and you have this Narmada darshan by Roopmati. Now, how much of it is true or untrue is beside the point. The fort of Mandu is vast and treasure trove of cultures. The challenge is to protect and conserve the riches scattered in a space spread so wide. Increasing popularity among visitors has added to pressure on the environment. Construction जो कि development के नाम पे की जा रही है, वो भी it is encroaching the historical monuments, and वो threaten कर रही है मांडू की very existence को. Mandu is a living heritage site. So here we are talking about a very, very complex site. Now we are standing here on the terrace of Baz Bahadur's palace. What you see behind is the Roopmati pavilion. Intervening between the two are again agricultural fields. Now suppose somebody was to sell this land away to a private entrepreneur and he decides to build a hotel there. What would happen? This whole visual linkage between the two monuments would completely get ruptured. So what we are talking of here is not only intervening within the boundaries of the heritage complexes, but also understanding that beyond the physical boundary, there is something called the visual boundary here. It is imperative to strike a balance between conservation and development. कानून अकेला ये बात accomplish नहीं कर पाएगा. This requires sensitivity and far-sighted vision. Places जो कि वाइब्रेंट थी किसी जमाने में आर साइलेंट एंड डेसोलेट हैं आज की तारीख में. Monuments dedicated to Darya Khan, Gada Shah and other ruins tell the tale of architectural glory of Mandu. The Iranians continue to be seductive. Romance is deeply embedded in the soil here. बरसातों का जो सीजन है वो यहाँ पे मैजिकल होता है. Pilgrimage है of love ये बन जाती है और भी आकर्षित in the रेनी सीजन. चारों तरफ हरियाली और उनके बीच में किले, उनके खंडहर और उनके बाकी बचे हुए वो अवशेष जो इतिहास की एक बड़ी प्यारी गौरव गाथा सुनाते हैं. प्रकृति जिस तरीके से अपना खजाना लुटाती है और श्रावण में जब मांडू ऐसा लगता है कि पूरे 16 श्रृंगार करके जैसे दुल्हन निकलती है, ऐसे मांडू सज कर खड़ा हो जाता है अपने पास आने वाले सैलानियों का स्वागत करने के लिए. ठंडी पड़े रे फुआर, सावन आयो रे, सावन आयो रे, सावन आयो रे, सावन आयो रे, काल तलैया भरी गया. Showers of rain regenerate the scorched earth. They wash the monuments that are covered with brine. The pouring rain refreshes the body and the mind. चाहे थोड़ी कम समय के लिए हो, लेकिन मांडू अपने हैप्पी पास्ट में पहुंच जाता है, जबकि वो शाहजहाबाद या आनंद नगरी था. A city of joy.
दोस्तों, इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का एपिसोड, आपकी फेवरेट शो भारतीय किलो का। ये शो जो आप सुन रहे हैं तो हर हफ्ते सुनते हैं आपकी फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, जो कि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और आज के शो में हमने चर्चा करी थी मांडू के किले की। अगर आप मेरे शो को रिगार्ड्स को फीडबैक देना चाहते हैं तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है bhamri.r@gmail.com, यानी कि BHAMBRI.R@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट जो कि है www.radioudan.com, यानी कि www.radioudan.com पे जाके भी फीडबैक फॉर्म भर के मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल जो कि है रेडियो उड़ान, उस पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस इन द फ्यूचर। तो दीजिए इजाजत मुझे, यानी कि आपके दोस्त आपके होस्ट भामरी को समेटने की आज का शो। मिलूंगा मैं आपसे अगले हफ्ते ठीक इसी दिन, ठीक इसी समय और ठीक इसी इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, जो कि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और करेंगे हम चर्चा उस आने वाले शो में किसी नए किले की। तो नमस्कार, शुभ रात्रि, शबा खैर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस। ये ऐड उस घाव जैसा है जो अचानक से आ जाता है, खास करके उनको जो मेरी तरह नेत्रहीन है। नमस्ते, मैं बिपिन और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सेवलॉन एंटीसेप्टिक अब ब्रेल बॉटल्स में आता है। सुनने के लिए धन्यवाद। अब म्यूजिक सुनिए। अगर आपसे हमारे कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस हो गए हैं तो फिक्र की कोई बात नहीं, आपको जाना है अपने YouTube ऐप पर और सर्च बार में रेडियो उड़ान टाइप करके हमें सब्सक्राइब करना है हमारे और अधिक इंफोटेनमेंट से भरे वीडियोस के लिए, और सुनते रहना है ऐसे ही रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। Hi, this is Sunil Kamath and you're listening to Radio Udan. For more info, log on to www.radioudan.com. Download our app from Google Play Store and do not forget to follow us on social media platforms and subscribe to us on our YouTube channel, Radio Udan. हेलो एवरीवन, सक्षम आप सभी के लिए लेकर आया है एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपटीशन, जिसमें आपको शेयर करनी होगी अपनी स्टोरी ऑफ चेंज। यानी कि आपको बताना होगा कि सक्षम की वजह से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, और अगर हमें आपकी स्टोरी पसंद आती है तो आप जीत सकते हैं 15,000 रुपीज़ की सब्सिडी ऑन अ लैपटॉप एंड 500 रुपीज़ का सेक्टेक वाउचर, जिसकी मदद से आप खरीद सकते हैं कोई भी असिस्टिव प्रोडक्ट हमारी वेबसाइट सेक्टेक से। इस कंपटीशन में रजिस्ट्रेशन के लिए 2 स्टेप्स होंगे, जिसकी जानकारी आपको आशिमा देंगी। थैंक यू किशन। रजिस्ट्रेशन में बेसिकली 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन में आपको प्रोवाइड करवाना है आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी ईमेल आईडी और आपका कंप्लीट एड्रेस। फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन फीस है ₹50।
क्योंकि हर पार्टिसिपेंट तक डिलीवर की जाएगी व्हाइट केन। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना प्रॉपर और कंप्लीट एड्रेस फॉर्म पे भरें। सेकंड रजिस्ट्रेशन स्टेप में आप रिसीव करेंगे सक्षम टीम की तरफ से एक ईमेल जिसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी विद स्टेप्स कि आप किस तरीके से अपना सेकंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 1 जनवरी 2021। इस कॉन्टेस्ट से जुड़ी और जानकारी पाने के लिए या लिंक पाने के लिए हमें कॉल करें 9667344343 या 9266626367 या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं connect@saksham.org connect@saksham.org पर। Wish you all the best, Merry Christmas and a very Happy New Year.